हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे जान के टुकड़ों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता बैच में। दोस्तों, आज क्लास 10 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था, जिसमें हमने बात किया था आपके पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों, आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और दोस्तों, जो बच्चे पहली बारी वीडियो पे क्लिक किए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, फिर हम लोग अपने पठन पाठन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, यूट्यूब पर इसी चैनल पे आप सभी के लिए फ्री बैच अनाउंस किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, जिसका नाम है सफलता बैच। ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें आप सभी को साइंस मतलब विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आता है, मैथ यानी कि गणित, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स भी फ्री में मिलेगी। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। और आपको क्वेश्चंस करने के लिए डीपीपी मिलेगी, टेस्ट होगा। तो यानी कि जितना सब कुछ पेड बैच में आपको पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये छोटा सा इंट्रो था। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। बच्चे, एक चीज़ और जान लीजिएगा, ठीक है, ये बैच 2025-26 के लिए है, यानी कि जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आज का हमारा लक्ष्य क्या है। क्या दोस्त, आज का हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? क्योंकि दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो ज़िंदगी में हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो बच्चे रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप यकीन मानिए, इस अपने भाई पर विश्वास करिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। समझ रहे हो कि नहीं? आखिरी तक देखिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए दोस्त, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्त, आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्त? रिवाइज करेंगे, है ना। और जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग बताओ बेटा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? सभी लोग कमेंट कर दो। तो मैंने आपको बताया था, जैसे लोहे का जंग लगना, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, हम लोग सांस लेते हैं ना बच्चों, ये भी क्या था? हमने बताया था ना आपको, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बोलो ना यार, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था ना। और परिभाषा मैंने क्या लिखाया था? वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? सर बिल्कुल समझे, यही सब आप कुछ पढ़ाए थे, ठीक है, पिछले एक वीडियो में। अब बच्चे जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, तो बच्चे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं मेरे बच्चे, 2 चीजें। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। क्या होता है दोस्त? उत्पाद। ये 2 चीज मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, H2 + O2 गिव्स H2O। तो बच्चे, ये इधर तीर के इधर वाला अभिकारक है, तीर के उधर वाला क्या है सर? उत्पाद है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और भाई, आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो बेटा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं, अभी परिभाषा मत पढ़ो, भी तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, आपके सामने लिखा ही है। पहले कि इस एग्जाम्पल को समझो, मैं जो लिखने जा रहा हूं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई चिंटू इधर देखो, इधर इधर। पहले इस उदाहरण को देखो, मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या ऐसे लिखो, ठीक है, हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं।
मेरे भाई आपके सामने क्या लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये लिखा है ना। इसमें बताया जा रहा है कि दो पदार्थ होते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिल जाते हैं, जैसे देखिए आपके सामने मैं एक बर्तन लेता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में है, प्लीज़ देखिएगा अच्छे से, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अगर कोई भी चीज़ कम समझ में आएगी तो धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने ये एक बर्तन है, ठीक है, इसमें आपका मैंने क्या लिया, दो पदार्थ लिया। पहला मैंने क्या लिया दोस्त, हाइड्रोजन लिया, और दूसरा मैंने क्या लिया सर, ऑक्सीजन लिया। इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या है सर, रासायनिक अपक्रिया है। क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। जो ये लिखा है ये एक रासायनिक अपक्रिया है। लेकिन अब इसी बात को मैं सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा लिख दूं, प्रतीक के द्वारा लिख दूं, तो उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है सर, H2। वैसे H होता है, लेकिन जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, ठीक है। वो सब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे H2 क्यों लिखा गया है, आप टेंशन ना लीजिए। अभी आप इतना फोकस करिए कि सर हाइड्रोजन ये है H2 और ऑक्सीजन क्या है सर, O2। इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया सर, H2O। ये जो हिंदी में लिखी हुई बात है, माय डियर, मेरे जिगर के छल्ले, ये रासायनिक अपक्रिया है, लेकिन इसी को मैंने सूत्र में रिप्रेजेंट कर दिया। किसमें लिख दिया सर, सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो भाई ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया सर, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जरा परिभाषा पे गौर करना। परिभाषा क्या लिखी हुई है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने, है ना, निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, एक दो बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मैं, चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ मेरे भाई। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा है, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या मेरे दोस्त, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है भाई, ये आपके सामने लिखा है। अब इसी को मैं अगर सूत्र के द्वारा लिख दूं, मैं लिख दूं Mg + O2 गिव्स MgO, तो मेरे भाई ये क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। और ये जो लिखा था ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम सूत्रों या प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो मेरे जिगर के छल्ले, मेरे जान के टुकड़े, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से हम समझ गए। ठीक है, आ जाओ माय डियर, थोड़ा आगे आते हैं। इसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे भाई। अब हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। बच्चे, जैसे हमारे जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी होता है ना। जैसे मान लीजिए है ना, अगर मान लो मैं एक आपके पापा की बात करता हूँ ना, आपके पापा को सबको संतुलित करना होता है। जैसे आप सभी को पढ़ाई लिखाई भी करवानी है, पैसा लेके आना है, ठीक है, खर्च भी चलाना है, रिश्तेदार को भी खुश रखना है, मम्मी को भी खुश रखना है ना, मतलब सब कुछ उनको बैलेंस करना है, सब कुछ संतुलित करके चलना होता है ज़िंदगी में। सही बात है कि नहीं? जैसे हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ संतुलित करते हैं, वैसे ही रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करना होता है। जैसे देखो ये तराजू है ना, अब ये असंतुलित है क्योंकि इधर झुका हुआ है, इधर उठा हुआ है, ठीक है, ये असंतुलित है। इसी तरह हम सभी अपने ज़िंदगी में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ संतुलित कर रहे हैं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो असंतुलित नहीं हो जाओगे समाज में, है ना, इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाओगे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो, है ना। तो संतुलन बना के चलना है। तो भाई वैसे ही रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। जैसे देखो जिंक है ना, ZnSO4 है, और सॉरी ये जिंक है,
ठीक है, और ये क्या है H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बना सर, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 बना, और क्या बना सर, हाइड्रोजन गैस बनी। ये एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब देखो, अब इधर आप साफ साफ देखो तो इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तीर के इधर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं सर, उत्पाद। और दोस्त इधर जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं सर, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट इंग्लिश में, और इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई अब तुम जरा ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनना। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों यानी कि अभिकारकों और उत्पादों, सर ये उत्पाद है, कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखो देसी भाषा में समझो, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है, या संतुलित रासायनिक समीकरण को हमको जानना है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभिकारक तत्वों की कुल संख्या, यानी कि जितने अभिकारक हैं उतने ही क्या होंगे सर, उत्पाद हैं। जैसे इधर देखो, इधर कितने जिंक हैं सर, सर इधर एक जिंक है, तो इधर भी कितने जिंक हैं सर, एक जिंक है, यानी कि जिंक संतुलित है, ठीक है। अब इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, 2 H2 है, ठीक है, ऐसे लिखा है H2SO4, ठीक है। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। इधर SO4 कितना है सर, 1 है, इधर भी SO4 1 है, यानी कि इस अपक्रिया में जितना अभिकारक है, सर इधर अभिकारक पूरा लिखा है, उधर क्या लिखा है सर, उत्पाद। अभिकारक तत्वों की संख्या और उत्पाद तत्वों की संख्या बराबर है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्त, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। आप सभी लोग मुझे बताओ, आप सभी लोग मुझे बताओ कि सर ये अभिकारक है और ये क्या है सर, उत्पाद है। अभिकारक में जिंक कितना है सर, 1 है, उत्पाद में जिंक कितना है, 1 है, तो बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन सर इधर कितना है, 2 है, इधर SO4 कितना है, 1 है, इधर SO4 कितना है, 1 है, यानी कि दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ऐसे समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए जिंदगी में संतुलन बना के रखना है, पढ़ाई भी करना है और अपने रिश्ते को भी बचा के रखना है, ठीक है। ये मेरे तरफ से लाइनें आप लोग अपने जीवन में जरूर ऐड करिएगा कि पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन हमें अपने रिलेशन को भी बचा के रखना है। जैसे अब ये रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम वो वाला रिलेशन समझ रहे हो, ठीक है, जो आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है बच्चों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो वाला नहीं। मतलब मम्मी पापा का भी रिलेशन होता है, भाई बहन का भी होता है ना, ये वाला फ्रेंड्स का भी होता है। तो उन सभी चीज़ों को मैं बता के कह रहा हूँ, हाँ ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर गलत समझ लो। तो बेटा जिंदगी में बैलेंस बना के रखना है। अब बेटा देखो, अगर संतुलन है तो असंतुलन भी होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी नहीं कि जिंदगी में सबके संतुलन ही चल रहा हो, बहुत लोग असंतुलित तरीके से भी बने हैं, है ना। देखो ये देख क्या है, ये क्या है सर, असंतुलन है ना। तो भाई अब देखो, इसी तरह से आपका एक टॉपिक और है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये सर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसमें अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है। क्या मेरे भाई, इसमें अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्वों परमाणुओं की संख्या असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये आपका अभिकारक है और ये क्या है भाई, उत्पाद है। अब इधर देखो मैग्नीशियम कितना है सर, 1 है, और इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, बराबर है। लेकिन अब इसमें देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो फिर बराबर नहीं है ना, असंतुलित है। तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या इतनी बात मेरे बच्चे समझ रहे हैं? जल्दी से कमेंट कर दो यस सर, यस सर, यस सर। अगर आपको मजा आ रहा है तो मेरे भाई प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दें, और अपने यार दोस्त में वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। बोलो यार, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ आगे आते हैं मेरे भाई। अगर कोई भी समीकरण असंतुलित है तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। अगर जिंदगी में हमारे असंतुलन आ जाए, ठीक है, असंतुलन आ जाए, तो भाई भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर असंतुलन आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो बस वही करना है। अगर इस समीकरण में असंतुलन है, यानी कि असंतुलित है, तो इसको हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, अरे बोलो बोलो बोलो, इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। अब संतुलित करने के भी कुछ नियम हैं, तरीके हैं। अब उन तरीके और नियम की बात करने वाले हैं मेरे भाई। अगला टॉपिक लिखा है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। अब संतुलन क्या होता है, संतुलन क्या होता है,
ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद तत्वों की संख्या बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? संतुलन बोलेंगे। और क्या? किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। मेरे भाई ये देखो, ये अब ये असंतुलित है ना, अब इसमें हम कुछ ऐसा कमाल करेंगे, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, फिलहाल मैं अभी पढ़ा लेता हूं, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखना, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो असंतुलित है ना ये संतुलित हो जाए। अब क्या करना है क्या नहीं करना मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? ठीक है सर। तो अगर इसी को हम संतुलित कर देंगे, जैसे मैं, चलो मैं आपके सामने इसको संतुलित कर देता हूं। इधर 2 ऑक्सीजन है, चलो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब 2 से मैंने गुणा कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब ये 2 का गुणा जो है इन सब में है, दोनों में है। 2 का गुणा मतलब दोनों में, 2 Mg हो गया, 2 O2 हो गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है तो हमने चलो यहाँ 2 से लगा दिया। तो अब देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि ये 2 का गुणा दोनों में है, तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? ये देखो क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरणों का संतुलन, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? पढ़ लेना, डेफिनेशन PDF मिल जाएगी। आ जाओ आगे आते हैं मेरे भाई। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सर अभी सर आपने इसको संतुलित कर दिया गुणा भाग करके, आगे सिखाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना, टेंशन ना लो। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों हम संतुलित करते हैं? ना करें तो ये रासायनिक समीकरण मान लो लिख उठा है, हमने लिख दिया H2 + O2 गिव्स मैंने क्या लिख दिया? H2O। अभी देखो ये भी असंतुलित है, कैसे सर? देखो इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो अब इधर 2 का गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में 2 का गुणा हो गया, मतलब 2 जब भी गुणा करेंगे तो सब में हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, तो अब इधर 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा और कर दिए, तो अब ये संतुलित हो गया। मतलब इतना माथापंची हम क्यों करते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण में, उसको हम संतुलित ही क्यों करते हैं? ना करें तो वहां पे आपको नियम सीखना है कि क्यों किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो मेरे भाई द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, आपने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब चलो मैं यहां आपको बता देता हूं, ठीक है? द्रव्यमान संरक्षण है ना का नियम। मेरे भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अब जरा ध्यान से देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें हम अभिकारक तथा उत्पाद के तत्व, मतलब जो द्रव्यमान होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने रिएक्शन लिखी है, H2 + O2 गिव्स H2O। मेरे भाई अब बताओ ये अभिकारक है या क्या उत्पाद है? तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है? जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। हम द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपके सामने लिखा है, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यही है आपका क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर से पढ़ लेना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, सुनना मेरी बात, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, ये देखो, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है? उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। देखना क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है? यानी कि जितना इसका अगर मान लो ये 50 ग्राम है, सपोज कर लो, तो इसको भी कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ठीक है भाई? ठीक है सर। इसलिए रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे सवाल पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा जरा ध्यान से देखना। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसकी समरी समझते हैं। आपसे पेपर में कहेगा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को या किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई
जो भी रासायनिक अपक्रिया है, जो भी रासायनिक समीकरण है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करती है भाई, या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि भैया रासायनिक अपक्रिया में हम अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हम द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। फटाक से कमेंट कर दो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोलो बोलो बोलो, फटाक से सभी लोग कमेंट कर दो मेरे जिगर के छल्लों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और आपके दिल से आवाज़ आ रही है, आपके दिल से आवाज़ आ रही है सर क्लियर है, आगे बढ़िए। दिल से आवाज़ आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़िए। तो हमने सीख लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है, और संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और हमने ये भी सीखा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से देखना, रासायनिक समीकरण को लिखने का निर्देश, जैसे मैंने आपको बोला था ना, इधर देखो, इधर इधर इधर, हेलो हेलो, आपके सामने ये लिखा है ना मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा था। ये आपके सामने मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन ये क्या है सर, ये जो लिखा है सर, ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है? अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है तो पहले अभिकारक लिखा जाता है, फिर एक तीर का निशान लगाया जाता है, फिर क्या लिखा जाता है बेटा, उत्पाद लिखा जाता है। फिर से सुनो, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अभिकारक लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, अभिकारक लिखते हैं। फिर मेरे भाई हम क्या लिखते हैं, तीर लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं मेरे भाई, उत्पाद लिखते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अरे बोलो यार, हाँ सर समझ रहे हैं। तो इस नियम को जरा पढ़ना तुम मेरे भाई, इस नियम को पढ़ना। तुम्हारे सामने क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, चलो अभी वो वाली भी बात आएगी। ठीक है, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है तो आप रासायनिक समीकरण इस तरह से लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। कहाँ गया, अरे 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 गोली मारे, कहाँ गया, चलो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण को इस तरह से लिख देंगे, पहले अभिकारक लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, उत्पाद लिख देंगे। और रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात पहले बोली गई है। इसमें क्या बोली गई है सर, बोली गई है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए, अरे अरे उल्टा पढ़ दिए थे क्या, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, मैं लगता है कि थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया था ना। कौन वाला पढ़ दिया था, अच्छा, रुक जाओ, सॉरी, मैंने यहाँ पढ़ दिया था ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मैंने यहाँ पढ़ दिया था, यहाँ से नहीं पढ़ना था हमको, यहाँ से पढ़ना था। ठीक है, ध्यान से देखना, यानी कि पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, रासायनिक अपक्रिया को लिखने के निर्देश क्या है, समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी अभिकारक लिखेंगे। देखो ये मैंने अभिकारक लिखा, अभिकारक लिखकर क्या लिखेंगे सर, तीर का निशान लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे। ठीक है, ये है पहला पॉइंट हमारा, ये था। सॉरी गाइस, पहले हमको ये पढ़ना था, लेकिन मैंने पहले ये वाला पढ़ दिया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं समझाने भी लगा था, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है। तो बेटा देखो, जैसे मैंने अभिकारक लिखा H2 + O2, ठीक है, फिर मैंने क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। तो देखो अभिकारक लिख के तीर लगा दिए, फिर क्या लिख दिया, उत्पाद लिख दिए। अगर अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं या एक से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, जोड़ का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जोड़ का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो वही लिखा है, हाँ ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखो एक से अधिक अभिकारक है ना, तो जोड़ लगा दिए। ठीक है भाई, अरे बोलो यार, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है, फिर से देख लो है ना, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, या ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, आ जाओ बेटा। अब अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण, उसी में ठीक है, अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बेटा अगर कोई भी रासायनिक समीकरण, जैसे मैंने लिखा Mg + O2 गिव्स MgO लिख दिया, तो भाई इसको संतुलित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा, तो फिर ये गलत बात है, गंदी बात है ना। जैसे जिंदगी में हमको संतुलन बनाना जरूरी है, वैसे ही रिएक्शन में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी रासायनिक समीकरण को भी संतुलित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सर हमने यहाँ Mg है, यहाँ O2 है, मतलब Mg तो बराबर है, O2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दें,
तो फिर ये गलत हो जाएगा, सूत्र बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा सर? सूत्र बदल जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमको, जो कुछ भी करना है सूत्र परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर हमको इसको संतुलित करना है तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ 2 लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? MgO2 हो जाएगा। ये कभी तो कोई सूत्र में नहीं है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सूत्र नहीं है, बदल जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है सर? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है, तो हमको इसी में छेड़खान करना है, सूत्र को बदलना नहीं है। 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इधर आगे सब सिखाया जाएगा कैसे होगा। अभी बातों को समझो कि सर संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला पॉइंट, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमको संतुलित करना है, बैलेंस करना है छोटे इक्वेशन को, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, समीकरण है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है आपको आगे सिखाएंगे आने वाली वीडियो में। अगली वीडियो यही होगी जिसमें हम आपको सिखा रहे होंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अभी आज हम लोग थ्योरी बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट कर दो क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। बेटा अगला पॉइंट लिखा है, समीकरण को संतुलित करते समय बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखना। यस का उपयोग, अगर कोई पदार्थ ठोस है, क्या है दोस्त? अगर कोई भी पदार्थ ठोस है, ठोस पदार्थ के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? यस। यस से क्या होता है सर? सॉलिड होता है। क्या होता है सर? सॉलिड होता है, ठीक है। तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। और मेरे भाई द्रव, अगर द्रव है, द्रव के लिए यल लिखेंगे, ठीक है। और मेरे भाई अगर यल से क्या होता है सर? लिक्विड होता है। क्या होता है सर? लिक्विड होता है। अगर पदार्थ हमारा गैस है, क्या है सर? गैस है, तो गैस के लिए क्या लिखेंगे? जी। जी से क्या है सर? गैस, ठीक है। अगर कोई जलीय विलयन है, जल है, अगर विलयन में क्या है सर? जल है, तो जल के लिए क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। AQ मतलब होता है एक्वस। क्या होता है सर? एक्वस होता है, ठीक है। AQ स्मॉल a स्मॉल q एक्वस, ठीक है। जलीय, इसका मतलब क्या है सर? जलीय। क्या है सर? जलीय विलयन, ठीक है। जलीय विलयन, ठीक है। अब देखो पढ़ लेते हैं। यस का उपयोग ठोस पदार्थ के लिए, यल का उपयोग द्रव के लिए, जी का उपयोग गैस के लिए, ठीक है। और जल में घुले हुए पदार्थ यानी कि जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। AQ क्या लिखा जाता है सर? AQ लिखा जाता है। इसको भी आपको याद करना है। ठोस के लिए यस, द्रव के लिए यल और जलीय के लिए AQ। आगे आप सब कुछ समझ जाएंगे। भाई के ऊपर विश्वास रखिए। अरे भाई के ऊपर विश्वास रखो, सब सीख जाओगे। अब क्रिया के उत्क्रमणीय होने पर, उत्क्रमणीय क्या सर? उत्क्रमणीय, अगर कोई भी अपक्रिया उत्क्रमणीय है तो फिर, अब देखो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, हमारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है उत्क्रमणीय। भाई उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, हमने पानी से क्या बना दिया सर? पानी से हमने बर्फ बना दिया। और भाई बर्फ को अगर तुम गर्म कर दो तो क्या बन जाए? पानी बन जाए। यानी कि इससे ये बना दे, इससे ये बना दे, ठीक है। पानी से बर्फ बना दिया, बर्फ से पानी बना दिया, तो उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। और कहीं पर भी अगर उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है तो वहां पर तीर इस तरह से बनाते हैं, दोनों दिशा में बनाते हैं। मतलब ये आगे वाली भी बनाते हैं और पीछे वाली भी बनाते हैं। इसको अग्र दिशा में बोलते हैं, इसको पश्चिम दिशा में बोलते हैं। मतलब क्या है सर इंग्लिश में? इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, अग्र दिशा में, ठीक है। अग्र दिशा में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम दिशा मतलब समझते हो? कैसे लिखते हैं? पश्चिम दिशा मतलब पीछे वाली है ना पीछे वाली दिशा, पीछे वाली पश्चिम दिशा, ठीक है। इंग्लिश में बैक, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 दिशा में होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों दिशा में, आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है। जैसे पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शन में अगर कभी भी एरो बना रहे इस तरह से, इस एरो का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय। मतलब इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मेरे भाई आगे आपके सामने एक चीज और लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आखिरी पॉइंट है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपको बोर फील ना हो, आप अच्छे से पढ़ भी पाएं, आपका इंटरेस्ट भी जगे, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, हम सभी का उद्देश्य ही यही है, कम समय में बेहतर चीज़ दिया जाए, बच्चे का टाइम भी बर्बाद ना हो, क्वालिटी कंटेंट भी दिया जाए, वो भी फ्री दिया जाए, ठीक है। सहमत हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, है ना। अगला है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। वही है ना, वही आगे चल रहा है। अब क्रिया पूर्ण होने के लिए आगे ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी में अगला पॉइंट है, ठीक है। निर्देश ही है बेटा। अगला पॉइंट क्या लिखा है?
अपक्रिया पूर्ण होने के लिए आवश्यक ताप, ठीक है, दाब और उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर हो रही है, जैसे मान लो आपके सामने, देखो देखो इधर घबराना नहीं कि नहीं समझ में आया, इधर देखो भी आ जाएगा तुमको, ठीक है, देखो भी तुमको आ जाएगा। मान लो तुम्हारे सामने मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ, है ना, मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब भाई ये रिएक्शन हो रही है, चलो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ ना, अब ये रिएक्शन यहाँ हो रही है, तो अब इसको भाई क्या है कि ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक इसको हम गर्म नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सर? गर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें मान लो आपने क्या डाला है, सपोज कर लो आपने इसमें डाला है, इसमें आपने डाला है H2 डाला है प्लस O2 डाला है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में तब तक नहीं बदलेंगे जब तक, मैं ऐसे बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, जब तक इसको गर्म नहीं करेंगे। अब बेटा गर्म करने का मतलब क्या है सर? गर्म करने का मतलब यह है कि तापमान की ज़रूरत है, तापमान की ज़रूरत है, यानी कि बहुत सारी अपक्रियाओं में टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिनको गर्म करना पड़ता है, और ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें आपको प्रेशर देना होता है, दाब देना होता है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं जो बहुत धीमे धीमे होती है, उनको तेज करना होता है। तो उनको तेज करने के लिए, अपक्रिया की स्पीड बढ़ाने के लिए वहाँ पे उत्प्रेरक लेते हैं। क्या लेते हैं सर? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन की, अपक्रिया की स्पीड को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं सर? रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अब जरा इस पॉइंट को पढ़ना, मतलब अपक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक दाब, ताप और उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अगर किसी अपक्रिया में टेम्परेचर की जरूरत है तो उस टेम्परेचर को एरो के ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपके सामने मैं लिखा हूँ, अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। देखते जाना, मम्मी के सामने कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए, सिर्फ मेरे तुम्हारे भाई के ऊपर, है ना। तो भाई देखो ये नाइट्रोजन है, क्या है दोस्त? नाइट्रोजन है, और इसमें क्या लिया है मैंने? हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को जब तक 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करेंगे, क्या मेरे भाई? 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करेंगे, और इसमें प्रेशर कितना देना है? 200 एटीएम। अब देखो 200 एटीएम, प्रेशर को हमेशा एटीएम में मेजर करते हैं। जब तक नहीं देंगे तब तक आपका अमोनिया नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा सर? अमोनिया नहीं बनेगा, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए, यानी कि अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमको क्या देना है? टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर मैंने कहाँ लिखा? तीर के ऊपर लिखा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया को, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखो मेरे भाई, ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रही थी, मतलब 2KClO3 से जो KCl है और O2 है बहुत धीरे धीरे बन रहा था, 4-5 घंटे में बन रहा था। लेकिन मैंने इसमें उत्प्रेरक डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। उत्प्रेरक क्या है सर? सर उत्प्रेरक आपका है MnO2। MnO2 जैसे ही मैंने डाला, ये रिएक्शन 1 मिनट में हो गई। तो जब भी रिएक्शन में, फिर से सुन लो, तापमान आ जाए, दाब आ जाए, उत्प्रेरक आ जाए, तो इन सभी पदार्थ को कहाँ लिखेंगे मेरे भाई? इन सभी पदार्थ को हम लोग कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? तीर के ऊपर लिखेंगे। इतनी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? सर सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर है? डन है, डन है, डन है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के लिए प्लस ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए माइनस ऊष्मा, ठीक है, माइनस माइनस, निगेटिव निगेटिव, ठीक है, इसका मतलब है निगेटिव, ठीक है, और इसका मतलब है पॉजिटिव। क्या है सर? पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बने हैं। कैसे? मैं आपको आगे सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर कभी भी आपको बोला जाए ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया या कभी भी बोला जाए ऊष्मा शोषी अपक्रिया, आगे डिटेल में है, आगे मैं पढ़ाऊंगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। जब मैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं एकदम देसी भाषा में आपके सामने लिख के आया हूँ कि ऊष्मा क्षेपी क्या होता है। हालांकि ऊष्मा क्षेपी को मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी शॉर्टकट में समझ लो, ऊष्मा क्षेपी को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोल का जलना, ठीक है, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल जलने पर ऊष्मा और रोशनी का उत्सर्जन होता है। मेरे भाई जब पेट्रोल को जलाते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है सर? ऊष्मा निकलती है, रोशनी निकलती है। तो ये एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। पेट्रोल को जब जलाते हैं तो ऊष्मा एनर्जी नहीं निकलती, निकलती है ना, तो वो एक प्रकार से क्या है सर? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। क्या है सर? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। जैसे लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाते हो तब भी तो ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है ना, वो भी क्या है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ठीक है सर? सर समझ में आ रहा है?
और जैसे यहाँ देखो CH4 मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाए, रिएक्शन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और क्या निकला सर, ऊष्मा निकला। यहाँ पे भी देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऊष्मा निकला। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है सर, कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, अब यहीं पे एक शब्द और था, ऊष्माशोषी। अब देखो अगर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा, देखो यहाँ पे अगर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा तो मेरे भाई ऊष्मा कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए ऊर्जा कैसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, और ऊष्माशोषी के लिए क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तुमको सिर्फ यही एक बात याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। सुन ले, ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा और ऊष्माशोषी के लिए माइनस, ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस, ऊष्माशोषी के लिए माइनस। सिर्फ इतनी बात याद रख, आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो कि सर ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, मेरे भाई जब तुम बर्फ को पिघलाते हो तो एनर्जी तुम देते हो। ठीक है, अगर गर्मी ना हो, ठंडी हो, ऊर्जा ना दो तो क्या बर्फ पिघल जाएगी, क्या सर जमी रहेगी, तो ऊर्जा देते हो ना। तो जिस अपक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। और जब भी ऊष्माशोषी होती है तो एनर्जी कैसे लिखते हैं सर, आपको मैंने बताया था निगेटिव में। कैसे लिखते हैं सर, निगेटिव में। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ रहे हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। बाकी नहीं हुआ है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, नोट कर लो, कॉपी में नोट करके लिख लो PDF से, बाकी धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, आगे सब कुछ दोबारा पढ़ाया जाएगा फिर से। ठीक है, यही चीज़, यही को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। क्या है, फिर से वही है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, चुटपुटिया जैसा है। तो अब आप सब लोग खुद बताओ, अभी इतनी देर से क्या क्या आप पढ़े, क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको खुद बताना चाहिए वैसे तो, हालांकि मैं बता दे रहा हूं। अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे अणुओं की संख्या इत्यादि प्राप्त होती है। जैसे मान लो मैंने रासायनिक समीकरण लिखा है H2 + O2, तुम लोग बोर तो नहीं फील कर रहे हो इससे। अब बेटा देखो यहाँ पे तुमको पता नहीं चल रहा है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस रासायनिक समीकरण को लिखने पर ही तो पता चला है ना कि कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं। बोलो सही बात है कि नहीं, ये फायदा ही तो है। ठीक है सर, पदार्थों की भौतिक अवस्था पता चलती है। जैसे हाइड्रोजन गैस होता है तो यहाँ पे आपके सामने लिखा रहेगा इस तरह से, बुक में देखिएगा तो इस तरह से HGG मतलब H2G O2G ऐसे लिखा रहता है, और गिब्स में क्या लिखा रहता है, H2O बेटा। अब देखो भौतिक अवस्था, अब देखो ये रासायनिक समीकरण इस तरह से आपके सामने लिखा रहेगा। G का मतलब क्या है सर, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। भौतिक अवस्था क्या है, गैस, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। मैंने अभी आपको बताया था, G के लिए गैस, L के लिए द्रव, AQ के लिए जलीय, एक्वस। ठीक है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब उत्प्रेरक की जानकारी प्राप्त होती है, आपको तीर के ऊपर लिखा रहेगा, सब पता है। रासायनिक अपक्रिया का ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, हाँ अभी आपके लिए इसको ऐसे समझो, रासायनिक अपक्रिया के उत्क्रमणीय होने का पता चलता है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको मिटा के फिर से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रासायनिक अपक्रिया का ऊष्माक्षेपी, ठीक है ये ऊष्माक्षेपी लिखा है ना, थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय होने का पता चलता है। मेरे भाई अगर रिएक्शन में प्लस ऊष्मा लिखा है इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है, माइनस ऊष्मा लिखा है ऊष्माशोषी है। अगर दोनों तरफ तीर लगा है, उत्क्रमणीय है। कैसा है सर, उत्क्रमणीय है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अरे सर बहुत आसान है, अच्छा है, सब कुछ समझ में आया। तो यहाँ तक आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। क्या मेरे दोस्त, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया मेरे भाई। आप सभी लोग को नोट्स मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, क्लास अपलोड होते ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे, मतलब नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे, अच्छे से कॉपी कर लेंगे और पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में आगे पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं आप सभी को साथ साथ रिवीजन भी कराता चलूंगा। मैंने आपको HW दिया था। HW क्या दिया था पिछली क्लास में, कि आप सभी लोग 1 से लेकर 30 तक के तत्व को याद करके आएंगे। अब चलो आप सभी लोग बिना, आपके वैसे सामने लिखा है लेकिन बिना देखे आपको बताना है। ठीक है, मन में बताना है। ठीक है, जोर जोर चिल्लाओ। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अरे बोलो ना सर 6 होता है। कितना होता है, 6। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। सल्फर का कितना होता है सर, 16। फास्फोरस का 15, कैल्शियम का 20,
जिंक का 30, आयरन का 26, मैग्नीज का 25, बोलो ना, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, नियॉन का 10। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बोलो ना यार, कमेंट कर दो क्या इस तरह से याद है। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से याद करके आए होंगे। मेरे भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्यार और सपोर्ट बना रहे, कमेंट करें प्यारा प्यारा, सभी लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दो, नहीं तो तुम्हारी, समझ रहे हो कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी। लाइक शेयर भी कर दें। और मेरे भाई पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी है हमारी जय सर टॉपर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जरूर से जरूर आप फॉलो करें, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई आपको क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ तक प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी आप प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।